नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम विदेशी संविधानों के प्रभाव या स्रोत देख रहे थे कि भारतीय संविधान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और उससे पहले ये जो स्रोत थे इनको हम दो रूपों में विभाजित किया था। एक तो स्थानीय स्तर के प्रभाव के रूप में और दूसरा विदेशी स्तर के प्रभाव के रूप में। जो स्थानीय स्तर के प्रभाव थे उनको हमने देख लिया था और दूसरी बात आती है विदेशी स्तर के प्रभाव। विदेशी स्तर के प्रभाव में भी हमने एक देश का प्रभाव देख लिया था जिसका नाम था ब्रिटेन का प्रभाव या ब्रिटेन के स्रोत कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया। आज की कक्षा और अन्य देशों से भारतीय संविधान में क्या ग्रहण किया गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन देख रहे थे दूसरा स्तर जिसका नाम था विदेशी स्तर। और विदेशी स्तर में क्या, एक या तो उसको प्रभाव बोल देंगे, भारतीय संविधान पे प्रभाव या स्रोत, ये दो चीजें। ठीक है। तो विदेशी स्तर में हमने बताया कि हमने एक देश का अध्ययन कर लिया था संविधान का जिसका नाम था ब्रिटेन। क्या नाम था? ब्रिटेन। ठीक है। इसके संविधान का हमने अध्ययन कर लिया था। तो फिर अब बात आती है कि यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा था। फिर ब्रिटेन के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो अमेरिका है उसके संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पे किस प्रकार से पड़ा या कौन कौन से स्रोत अमेरिका के संविधान से लिए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको जानकारी के तौर पे बता दिया जाए कि जो अमेरिका का संविधान है वो विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान है। एक प्रकार से अमेरिका को क्या कहते हैं? गॉड फादर ऑफ, अमेरिका को बोलते हैं गॉड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रकार से संविधान का जनक। संविधान का जनक किसे कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। अब बात आती है कि अमेरिका से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो क्या क्या ग्रहण किया है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करें तो हमने अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। क्या लिया है? मौलिक अधिकार। अब बात आती है मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो जब अमेरिका का संविधान बन के तैयार हुआ तो जो संविधान बना तब अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, परंतु अमेरिका के प्रारंभिक 10 संविधान संशोधन करके उस संविधान में क्या जोड़ा गया? मौलिक अधिकार जोड़ा गया। जब भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी तो उनके संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया कि विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उस अध्ययन के दौरान ही जो अमेरिका के संविधान का जब अध्ययन किया तो वहां से उसने क्या उठाया? मौलिक अधिकार उठाए, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जोड़े गए अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं। तो अब बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार से अभिप्राय है कि मानव के सर्वांगीण विकास हेतु संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार जिनके संरक्षण का प्रावधान हो संविधान में। ठीक है। किसके द्वारा दिए जाए? संविधान द्वारा दिए जाए और इनके संरक्षण के क्या हो? प्रावधान। अब संरक्षण कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। जैसे भारत में यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उसकी याचिका कहां लगा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो और हाई कोर्ट में सीधे जाके। तो एक प्रकार से क्या प्रदान करती है न्यायपालिका? उसको संरक्षण प्रदान करती है या उसके उपचारों का अधिकार किसमें हो? संविधान में हो। ये कहलाते हैं मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार हमने कहां से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। फिर उसके बाद में दूसरी बात आती है कि आपको जो मौलिक अधिकार दे दिए उनका संरक्षण कौन करेगी? न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका संरक्षण करेगी तो मान लो कि न्यायपालिका है जो अपने देश में क्या होता है कि जो कानून निर्माण कौन करती है? विधायिका यानी विधि निर्माण करने वाली संस्था। ठीक। फिर दूसरी बात आती है कि इन कानूनों को क्रियान्वयन कौन करता है? तो वो करती है कार्यपालिका। फिर उसको लागू कौन कराती है? न्यायपालिका। फिर अगली बात आती है कि मान लो कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए तो, या न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में आके कार्य करने लग जाए तो इसके लिए हमने लिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या लिए है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेगा न्यायपालिका। ये हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से ग्रहण की है। इससे अभिप्राय यह है कि
जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं वो उसका संरक्षण कौन करेगी? न्यायपालिका करेगी। और जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र रहेगी और निष्पक्ष रहेगी, यानी किसी के पक्ष में तर्क नहीं देगी, निष्पक्ष रूप से और स्वतंत्र रूप से। यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की दोनों के मध्य एक प्रकार से पृथक्करण किया गया है, यानी दोनों आपस के अंदर क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के मामले में, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। फिर उसके बाद में अगली चीज है, हमारा जो देश का सर्वोच्च पद होता है या पहला पद जिसे बोलते हैं वो होता है राष्ट्रपति का। इसलिए कहते हैं देश का पहला व्यक्ति कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा पद है वो है उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद है? उपराष्ट्रपति का पद, जिसको वॉइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने कहां से लिया है? वो भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो उच्च सदन है, जैसे विधायिका है, उसमें दो सदन होते हैं, एक तो निम्न सदन, एक उच्च सदन। और भारत के संदर्भ में निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। तो उच्च सदन में राज्यों का क्या होगा? एक समान प्रतिनिधित्व। ये कहां से लिया है हमने? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद में बात आती है कि हमने एक प्रक्रिया ली है। कौन सी प्रक्रिया? जिसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया ली है, इससे अभिप्राय है कि जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं उनको यदि मान लो कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या संविधान के प्रति सदाचार संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनको हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। जैसे कि मान लो कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया लाई जाती है जिसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। किस माध्यम से उसको हटाया जाए या किस तरीके से उसको हटाया जाए, वो जो तरीका है वो क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। उसके अलावा हमने जो भारतीय संविधान में एक चीज है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, जिसे भारतीय संविधान की कुंजी बोलते हैं। तो जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्दावली है जिसमें हम भारत के लोग, ये हमने कहां से ग्रहण किया है? ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। कौन सी शब्दावली? हम भारत के लोग। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो हम भारत के लोगों के अलावा जो नीचे की सारी प्रस्तावना है या प्रस्तावना की सारी शब्दावली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, परंतु जो हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये वाली जो शब्दावली है ये हमने कहां से उठाई है? ये हमने अमेरिका से उठाई है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर हमने कहा कि अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। किससे लिया है? अमेरिका से। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ये भी किससे ली है? अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति का पद, ये किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जो उच्च सदन भारत के संदर्भ में जो राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन में राज्यों का क्या होगा? एक समान प्रतिनिधित्व होगा। ये बात हमने कहां से ली है? ये बात हमने अमेरिका के संविधान से ली है। उसके अलावा जो महाभियोग की प्रक्रिया, राजनीतिक पदाधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया, तो ये हमने कहां से ली है? ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। और हम भारत के लोग जो शब्दावली है ये कहां से ली है? ये भी हमने अमेरिका से ली है। ये तो अमेरिका वाला मैटर खत्म। फिर उसके अलावा और देशों के प्रभाव भी भारतीय संविधान के ऊपर पड़े, क्योंकि जो भारतीय संविधान सभा थी उसने क्या किया था? विभिन्न देशों के संविधानों को क्या किया था? अध्ययन किया था। और जो चीजें अच्छी लगी उनको उठा के भारतीय संविधान के रूप में अपना लिया गया, या उसमें थोड़ा बहुत कुछ फेरबदल करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इसी रूप में एक देश है जिसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। जो तत्काल क्या कहलाता था? सोवियत संघ रूस, क्योंकि उस समय उसका विभाजन नहीं हुआ था, 15 देश टूट के अलग हुए थे उससे, तो उसका नाम था सोवियत संघ रूस, USSR, यूनियन सोवियत संघ रूस। ठीक है, इससे हमने दो चीजें ली हैं, जिसमें एक तो है
समाजवाद। क्या है? समाजवाद। समाजवाद से क्या अभिप्राय है? समाजवाद से अभिप्राय है कि जो संसाधन है उनका क्या कर दिया जाना चाहिए? विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए और संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, यानी कि संसाधन एक व्यक्ति के पास न रहकर सभी के पास हो और इसकी पहुंच सभी तक हो तथा इन संसाधनों का प्रयोग किस लिए किया जाए? जनहित में किया जाए। ठीक है, तो वो कहलाता है समाजवाद। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात है, जैसे कि हमने अमेरिका के संविधान से एक चीज ली थी, मौलिक अधिकार। शब्दों को देखना। और एक हम अब बताएंगे मौलिक कर्तव्य। अधिकार, अधिकार तो क्या है कि हमारे को कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए, ठीक है। और कर्तव्य क्या है कि अब हमारे को कुछ अधिकार दे दिए गए तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं संविधान के प्रति, तो ये हमारे कर्तव्य, ठीक है। तो ये है मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य उनको इंग्लिश में बोलते थे, मौलिक अधिकारों को क्या बोलते थे? फंडामेंटल राइट। इनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, FD। ठीक, ये जो दोनों ही शब्द है, समाजवाद और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। अब बात आती है कि संविधान संशोधन क्या होता है, ठीक है। तो संविधान, पहली बात तो संविधान, जो अपनी पहली कक्षा थी उसमें मैंने संविधान की ही परिभाषा बताई थी, संविधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, जो हमारी पहली फर्स्ट वीडियो डाला था मैंने उसमें। तो संविधान है क्या? तो हमने उसमें बताया था कि जो संविधान है वो राज्यों को सुचारू करना, संचालन करना और उसके ऊपर नियंत्रित करने की जो भी नियम विनियम है और उन नियम विनियमों का एक समूह है, वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। अब वो जो नियम विनियम हमने बना दिए संविधान में, मान लो कि वो उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए बाद में जाके, या आगे जाके कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि उनमें कुछ फेरबदल कर दिया जाए समय के अनुसार, तो वो जो फेरबदल होगा, जो उसमें अपडेट किया जा रहा है, वो क्या है? संशोधन। क्या है? संशोधन। और अब भारतीय संविधान में क्या होता है कि जब मान लो कि संविधान बनके तैयार हो गया, तो उसके बाद में जब संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे हम जो भी संविधान संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, तो उनको हम क्रम वाइज करेंगे। मान लो पहला संविधान संशोधन किया तो उसे प्रथम संविधान संशोधन, दूसरा किया तो दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से लगभग 104-5 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कर दिए गए हैं, जिनमें से एक संविधान संशोधन है जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1976 में। तो संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसको बोलेंगे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो ये हुआ भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन? 42वें। क्या क्या जोड़े गए इसके तहत? एक शब्द जोड़ा जिसका नाम था संविधान संशोधन, समाजवाद, और दूसरा शब्द जोड़ा, दूसरी चीज ली हमने मौलिक कर्तव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर उसके बाद में और बात करें तो एक देश है जिसका नाम है क्या? आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। जो आयरलैंड है उससे हमने क्या क्या लिया? तो आयरलैंड से भी हमने मुख्यतः दो चीजें ली हैं, जिसमें एक का नाम है नीति निर्देशक तत्व। नीति का अर्थ होता है कानून या कोई नियम, और निर्देशित कर दिया जाए यानी कि किसी नियम के लिए निर्देशित कर दिया जाए, आपके लिए कुछ भी प्रावधान कर दिया जाए, तो वो ठीक है। तो नीति निर्देशक से अभिप्राय है कि जो संविधान है वो संविधान राज्य को कुछ निर्देश दे सकता है। किस प्रकार के निर्देश? नीति निर्माण के लिए, यानी संविधान द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश। ठीक है, इन निर्देशों का पालन करके राज्य क्या करेगा? कानूनों का निर्माण करेगा, यानी नीति से संबंधित थे ना ये निर्देश, कानून का निर्माण करेगा, क्रियान्वयन करेगा और उनका पालन करवाएगा। तो ये कहलाते हैं नीति निर्देश। और ये निर्देश कौन देगा? संविधान देगा। किसको देगा? राज्य को देगा। तो ये नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। दूसरी चीज हमने ली आयरलैंड से, जो अपने यहां पे राष्ट्रपति पद है। कौन सा पद? राष्ट्रपति पद। ये जो राष्ट्रपति पद है इसका जो निर्वाचन होता है, तो इसके निर्वाचन में जो प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई गई है वो हमने कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। तो हमने दो देशों के बारे में बात की,
एक तो सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस में हमने कहा कि सोवियत संघ रूस से हमने लिया एक तो समाजवाद और एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं और इसको 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया या 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात, अगला देश की बात की, उसमें हमने आयरलैंड को शामिल किया। आयरलैंड से कहा कि हमने नीति निर्देशक तत्व अपनाए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अलावा राष्ट्रपति का पद, जो राष्ट्रपति के पद की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, पद नहीं निर्वाचन प्रक्रिया, कि उसको किस प्रकार से हम चुन रहे हैं, किस प्रकार से इलेक्ट कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, आयरलैंड से ली है। और भी बात करें तो और संविधानों की बात की जाए तो एक देश है जिसका नाम है कनाडा। क्या नाम है, कनाडा। तो हमने कनाडा से क्या लिया उसकी बात करेंगे। कनाडा, तो कनाडा से हमने ली है संघात्मक शासन प्रणाली। क्या ली है, संघात्मक शासन प्रणाली। एक शासन प्रणाली है जिसका नाम है संघात्मक शासन प्रणाली। जो संघात्मक शासन प्रणाली है, वैसे जो संघात्मक शासन है वो उसका सर्वप्रथम अपनाया किसने था, अमेरिका ने अपनाया था संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। परंतु जो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो हमने ग्रहण किया है कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था से अभिप्राय है कि संविधान लिखित होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियों क्या होना चाहिए, पृथक्करण यानी पावर सेपरेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा जो शक्तियां हैं उनका क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, यानी कि संघ के पास भी शक्तियां हो और राज्यों के पास भी शक्तियां हो। परंतु हमने जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो कहां से अपनाई है, कनाडा से अपनाई है, हमने अमेरिका वाली नहीं अपनाई। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें कुछ एकात्मकता के गुण पाए जाते हैं। कैसे, जैसे आपातकाल हमने किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया। नागरिकता हमने किसको दे दी, केंद्र को दे दी। इस प्रकार से अनेक सारे प्रावधान किसको दे रखे हैं, हमने केंद्र को दे रखे हैं। इसलिए कभी कभी जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण होते हैं। एकात्मकता के से अभिप्राय है कि सरकार एक ही हो, शक्तियों का पृथक्करण न हो, ठीक है। तो ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये इसका जो स्वरूप है वो हमने कहां से लिया है, इससे लिया है कनाडा से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि कनाडा से और क्या लिए, तो एक चीज ली है व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ये जो व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान थे ये हमने कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। तो कनाडा से ये दो चीजें ली गई हैं। फिर उसके बाद में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है, फ्रांस। जो फ्रांस है इससे हमने एक चीज ली है जिसका नाम है गणराज्य। क्या लिया है, गणराज्य। अब बात आती है कि गणराज्य से क्या अभिप्राय है। तो गणराज्य से अभिप्राय है कि जो देश का सर्वोच्च पद है यानी सबसे ऊंचा पद, ठीक है, उसके ऊपर जो पदाधिकारी बैठेगा या जिसे हम राष्ट्र अध्यक्ष बोलते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, निर्वाचित हो, यानी चुना हुआ होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट चुना जाए चाहे इनडायरेक्ट चुना जाए, ठीक है। तो इसको कैसे समझे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को। जैसे कि मान लो कि हम किसी व्यक्ति को अपनी बात कहते हैं तो अपने फेस टू फेस आ गया, हम उसको अपनी बात बोल दें तो ये तो क्या हो गया, हम उससे क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट संवाद हो गया। फिर मान लो कि हम कभी कभार क्या होता है किसी से रूठना मानना वाला सिस्टम हो जाता है ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, किसी दूसरे को कहते हैं, फिर वो दूसरा उस व्यक्ति को कहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, यानी कि हमने उस व्यक्ति को कहा और वो व्यक्ति अपनी बात को उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा देगा, वो क्या होगी, एक प्रकार से इनडायरेक्ट प्रक्रिया। इसी प्रकार भारत में क्या होते हैं, जो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और MP मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो MLA और MP होते हैं जो विधानसभा के सदस्य और MP जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको हम डायरेक्ट रूप से चुन के भेजते हैं, ठीक है। वो अपने क्या हो गए, अपना जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट रूप से, ठीक है। तो अपने ये जो प्रतिनिधि हैं वो किसका चुनाव कर रहे हैं, अपने देश में सर्वोच्च पद है राष्ट्राध्यक्ष का, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का पद, उसको क्या कर रही हैं, निर्वाचित कर रही हैं। अप्रत्यक्ष हो गया ना, तो यही होता है गणराज्य में
कि देश के जो प्रमुख या प्रथम व्यक्ति या राष्ट्राध्यक्ष उसका चुनाव क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, चुनाव हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्टेड, ठीक है, किसका, राष्ट्राध्यक्ष का, कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव क्या हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। जैसे कि जो ब्रिटेन से हमने क्या ली थी संसदीय शासन व्यवस्था, उसमें हमने देखा था वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख और नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख। जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख था वो प्रधानमंत्री था, नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख था वो राष्ट्रपति था। तो एक प्रकार से लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है, पर दोनों के संविधान की यदि अलग डिफरेंट चीज देखी जाए तो वहां पे क्या होता है कि जो राजा होता है वो राष्ट्र प्रमुख होता है, वो क्या है, निर्वाचित नहीं है। तो इसलिए वहां पे गणतंत्र न होकर क्या है, राजतंत्र। और भारत में जो प्रथम व्यक्ति होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र, ठीक है। फिर उसके अलावा एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। क्या है, जर्मनी। जो जर्मनी है उससे हमने एक चीज ली है जिसको कहते हैं आपातकाल। क्या लिया है, आपातकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी। यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो जाए, देश के समक्ष जो परिस्थितियां चल रही हैं वो विपरीत हो जाए। किस प्रकार से, जैसे मान लो युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश के साथ, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या बाह्य आक्रमण हो जाए, उसके अलावा देश के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो जाए, या फिर कोई राज्य संविधान के अनुसार शासन न करे, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो उस समय हम क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। और वो जो आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, जर्मनी से ली है। फिर उसके अलावा एक देश है जिसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका। क्या नाम है, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इससे हमने एक चीज ली है जिसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कहां से ली है हमने, साउथ अफ्रीका से ली है। संविधान में क्या करना, संशोधन करना। और किस प्रकार से, कौन सी प्रक्रिया या क्या प्रोसेस करके आप संविधान में संशोधन करोगे, वो हमने कहां से ग्रहण किया है, दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण किया है। फिर उसके अलावा दो देशों की बात और करते हैं। एक देश है जिसका नाम है जापान। क्या नाम है, जापान। और एक है ऑस्ट्रेलिया। एक तो है जापान और एक देश आएगा जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जापान से हमने क्या लिया है और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। जापान से एक प्रक्रिया ली गई है जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, जुडिशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस। जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, जापान से ली है। अब बात आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय, जैसे कि अपने यहाँ पे कानून बनाएगी विधायिका, उसका क्रियान्वयन करेगी कार्यपालिका। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के अनुसार नहीं है, या फिर कार्यपालिका कोई ऐसे नियम लागू कर दे जो कि संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान के अनुसार नहीं है, तो उनमें फेरबदल कर सकती है कौन, न्यायपालिका, ठीक है, या उनको समाप्त कर सकती है कौन, न्यायपालिका। ये जो प्रक्रिया है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, उन कानूनों को रद्द करने वाली, ये कहां से ली है हमने, जापान से ली है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने दो चीजें ली हैं। एक तो समवर्ती सूची, ठीक है, हमने जब 1935 का अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें कहा था त्रिसूची प्रणाली हमने 1935 के अधिनियम से ली है। और उसमें कहा कि त्रिसूची प्रणाली में एक तो संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो वहां पे हमने 1935 के अधिनियम का नाम ले दिया था, लेकिन जो समवर्ती सूची वहां पे बताई थी, उस सूची में जो वर्तमान में प्रावधान किए गए हैं कि ये इस सूची में विषय होंगे, यानी जो तरीका अपनाया है वो हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसलिए समवर्ती सूची हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। फिर उसके अलावा जो हमने कहा कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वो तो हमने लिया है अमेरिका से। परंतु जो ऑस्ट्रेलिया में बचा हुआ, जो अपनी प्रस्तावना बच गई सारी वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। यानी हम भारत के लोगों को छोड़कर
हम भारत के लोगों को छोड़कर, ठीक है, क्या संपूर्ण प्रस्तावना, जो संपूर्ण प्रस्तावना है वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक फिर से देखो इसको कि हमने कहा जापान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ग्रहण की है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और उसके अलावा हम भारत के लोगों को छोड़ के जो संपूर्ण प्रस्तावना की शब्दावली है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इस प्रकार से जो संपूर्ण प्रस्तावना है वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो मैंने जो भारतीय संविधान के प्रभाव या स्रोत थे उनको डिटेल से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिससे सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी तक एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इन टॉपिकों को केवल और केवल ये नहीं बताया कि ये प्रक्रिया यहाँ से अपनाई गई है, इनके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट में जरूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या अच्छाई आपको लगी। थैंक यू, धन्यवाद।